अगर कोई पूछे ना कि कमबैक किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है, तो उसे ना ये कहानी सुना देना। देखो कमबैक की स्टोरीज बहुत सारी हैं, लेकिन जो स्टोरी अभी मैं आपको सुनाने वाला हूँ ना, इसकी बात ही अलग है और इसका कारण भी मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। एक दौर था जब बच्चे से लेकर बड़े तक हर कोई एक ही बीट पर नाच रहा था। शादियां हो चाहे पार्टियां हो, एक ही बंदे का गाना बजता था। लोग इतने पागल थे कि इसके गानों के चक्कर में कईयों ने तो पीना और कईयों ने दिल खोलकर जीना तक शुरू कर दिया था। कुछ सालों तक इस बंदे का क्रेज रहा, इतना कि लोग इसके अगले गाने का इंतजार करते रहते। बच्चे तक इसके गानों का दिन भर रट्टा मारते। और ये बात उस वक्त की है जब ये ट्रेंड व्रेंड का कोई जमाना ही नहीं था। लेकिन उसके बावजूद जो भी अगला गाना इस बंदे का आता वो ट्रेंड बन जाता और हर किसी की जुबान पर वही गाना रिपीट होता। लेकिन फिर अचानक से ऐसा क्या हुआ कि ये बंदा एकदम से गायब ही हो गया। ऐसा क्या हुआ कि पैसा और शोहरत सब कुछ अचानक से खत्म हो गया, काम मिलने बंद हो गए और इसके गाने आने भी बंद हो गए और धीरे धीरे करके लोग भी इसे अब भूलने लगे। वो कहते हैं ना कि दुनिया हमेशा उगते हुए सूरज को सलाम करती है, डूबते हुए सूरज की कोई वैल्यू नहीं होती। ये भी कहते हैं कि सक्सेसफुल होना ही काफी नहीं होता, बल्कि उसे संभालना असली काबिलियत होती है। बस शायद यही चीज इस शख्स से ना हो पाई। ये बंदा नशे और हवाबाजी में ऐसा डूबा कि फिर सालों तक नजर नहीं आ पाया। लेकिन लोगों में बड़ी चर्चा है इस बात की कि शायद ये बंदा कमबैक करेगा। वो कमबैक कितना शानदार होगा ये हम वक्त पर छोड़ देते हैं, लेकिन कभी लोगों के दिलों पर राज करने वाले इस कलाकार की कहानी को करीब से जरूर जानना चाहिए, क्योंकि इनसे सीखने को भी बहुत कुछ मिलेगा। तो जिस शख्स की कहानी हम जानने वाले हैं, इनका जन्म 15 अगस्त 1983 को होशियारपुर पंजाब में हुआ था। शुरुआती समय में इनका परिवार पंजाब में रहता था, लेकिन समय बीतने के साथ और अपने काम के चलते इनका परिवार दिल्ली शिफ्ट हो गया, जहाँ से इन्होंने अपनी स्कूलिंग और हायर स्कूलिंग कंप्लीट की। और इस समय इन्हें म्यूजिक में इंटरेस्ट भी आने लगा, जिसका सबसे बड़ा कारण बने AR रहमान। तो हुआ ये कि एक दिन इनके पिता के दोस्त ने इन्हें AR रहमान का एक गाना सुनाया। हालांकि वो गाना तमिल में था और उस वक्त ये बच्चे भी थे, जिस वजह से इन्हें ज्यादा कुछ समझ नहीं आया। लेकिन जो ट्यून्स और जिस तरह से उस गाने को गाया गया था वो इन्हें बहुत पसंद आया, जिससे इनका म्यूजिक की तरफ इंटरेस्ट शुरू हुआ। इसी के चलते आगे जाकर अपने स्कूल और कॉलेज में इन्होंने म्यूजिक से रिलेटेड इवेंट्स में पार्टिसिपेट करना शुरू किया और छोटे मोटे सॉन्ग्स भी लिखने लगे, जिस दौरान इन्हें अपने दोस्तों से बहुत वाहवाही मिली। इसी चीज को अपना मोटिवेशन बनाकर इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन म्यूजिक के फील्ड में ट्रिनिटी स्कूल UK से करी और फिर इंडिया लौट आए, फाइनली म्यूजिक में अपना हाथ आजमाने के लिए, जहाँ शुरुआती समय में एक कई सॉन्ग्स के प्रोड्यूसर और कंपोजर की तरह काम कर रहे थे। लेकिन इन्हें इतना तो क्लियर था कि इन्हें इसी में नहीं रहना है। धीरे धीरे इन्होंने कुछ सॉन्ग्स बनाना शुरू भी किया, जहाँ शुरुआती समय में इनके सॉन्ग्स ज्यादातर देशभक्ति और महान लोगों पर होते थे, जैसे कि भगत सिंह और दूसरे कई महान शख्सियत पर। लेकिन ऐसे सॉन्ग मार्केट में सभी बना रहे थे, जिस वजह से इन्हें इन सॉन्ग से जरा भी सक्सेस नहीं मिली और उल्टा कई सॉन्ग्स तो फ्लॉप हो गए। जिसके बाद वो इस तरह से सोचने लगे कि आखिर कैसे सॉन्ग्स बनाए जाएं जो कि सबसे ज्यादा यूथ को पसंद हो। उन्होंने एक दिन कुछ बच्चों को फॉरेन सिंगर के गाने सुनते हुए देखा, जिसमें उन्होंने गौर किया कि बच्चों को ये तो समझ नहीं आ रहा है कि वो सिंगर क्या गा रहा है, लेकिन वो उस गाने की बीट्स पर नाच रहे हैं। इसी से इंस्पायर होकर उन्होंने पंजाबी सॉन्ग को अंग्रेजी बीट के साथ बजाने का सोचा। एक तरह से हिप हॉप को पंजाबी सॉन्ग के साथ जोड़ने का आइडिया, जो कि वैसे तो बहुत अलग आइडिया था, लेकिन उतना ही मुश्किल भी, क्योंकि किसी ने ऐसा कुछ भी नहीं सुना था। इसलिए ऐसा नहीं था कि बस ये आइडिया आते ही सब कुछ एकदम से सही हो गया। ऐसा कुछ आज से पहले किसी ने नहीं सुना था, जिस वजह से इस तरह के गाने बहुत रिस्की थे। ऐसे गाने फ्लॉप होने के काफी चांसेस थे, क्योंकि किसी को पता नहीं था कि लोगों का इस तरह के नए गानों पर क्या रेस्पॉन्स होगा, जिस वजह से सभी प्रोड्यूसर्स इसमें पैसा लगाने से पीछे हट रहे थे। हालांकि उस वक्त इस बंदे ने म्यूजिक इंडस्ट्री से जुड़े हुए काफी लोगों से अपनी पहचान बना ली थी और कुछ ऐसे गाने लिख भी दिए थे जिसमें पंजाबी सॉन्ग्स में हिप हॉप का तड़का लगाया हुआ था। लेकिन हर जगह से तब उन्हें रिजेक्शन ही मिली। तब एक बार जब वो दिल्ली गए हुए थे, तब वहाँ उनकी मुलाकात फेमस सिंगर अशोक मस्ती से हुई, जिसमें उन्होंने अपने पंजाबी सॉन्ग और हिप हॉप को मिक्स करने का आइडिया सुनाया, जिसे पहले तो अशोक मस्ती ने सीधे रिजेक्ट कर दिया, ये कहते हुए कि ऐसे सॉन्ग्स बाहर देशों में चल सकते हैं लेकिन इंडिया में नहीं। पर कुछ समय बाद वो इनके इस आइडिया के लिए मान गए और यहाँ तक कि उन्हें इसके लिए प्रोड्यूसर भी मिल गया। जिसके बाद इस बंदे ने और अशोक मस्ती ने मिलकर खड़गे क्लासी सॉन्ग रिलीज किया, जो कि बहुत ज्यादा हिट तो नहीं हुआ लेकिन लोगों को पसंद आया, जिससे इस बंदे को ये तो विश्वास हो गया कि उसके गाने में कुछ तो ऐसा है जो लोगों को पसंद आ रहा है। और इतना ही विश्वास काफी था उसके लिए आगे वायरल एल्बम निकालने के लिए, जिसके साथ 2011 में इन्होंने अपना पहला हिट सॉन्ग लक 28 कुड़ीदा रिलीज किया, जिसमें फेमस सिंगर दिलजीत दोसांझ भी थे। और ये गाना रिलीज के साथ ही एशिया के टॉप सॉन्ग्स के लिस्ट में आ गया, जो कि उनके करियर के लिए एक किक स्टार्ट पॉइंट था। लेकिन आगे जो गाने रिलीज करने वाले थे उसके लिए कोई भी तैयार नहीं था। 2011 के एंड तक इस बंदे ने इंटरनेशनल विलेजर नाम से एक एल्बम रिलीज किया,
जिसमें टोटल 14 सॉन्ग्स थे और उसका पहला ही सॉन्ग था ब्राउन रंग, जिसे सुनकर तो मानो पूरा यूथ पागल सा हो गया था। हर जगह सिर्फ इसी बंदे का गाना गूंजने लगा और रातों रात इस बंदे ने अपने इस एल्बम से पूरे इंडिया के म्यूजिक इंडस्ट्री को कैप्चर कर लिया। जहाँ देखो वहाँ पर लोग सिर्फ ब्राउन रंग सॉन्ग सुन रहे हैं और शेयर करते नहीं थक रहे। इसके बाद तो मानो इसने कभी पीछे मुड़कर ही नहीं देखा। एक के बाद एक आगे अपने सक्सेस के आग में घी डालने जैसा काम करते हुए डोप सोप, देसी कलाकार, ब्लू आइज और ऐसे ही अनेकों हिट सॉन्ग्स निकाले, जिन्हें लोग बार बार सुनने से खुद को रोक नहीं पा रहे थे। इस चीज का अंदाजा आप इस तरह से लगा सकते हैं कि 2011 और 12 के आसपास, जब ना तो हमारे देश में इतना ज्यादा इंटरनेट का क्रेज था और ना ही किसी के पास अच्छे फोन्स थे जिससे वो इंटरनेट चला सके, उस टाइम पर इस बंदे के सॉन्ग्स मिलियंस हिट करते थे। इसी के साथ 2012, 13 और 14 में इसने जो सक्सेस देखी, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। पर इसी दौरान इनके साथ ऐसा कुछ हुआ कि इनकी हालत इतनी बिगड़ गई कि हर अगले दिन वो अपने सामने अपने मौत को देखते थे। और इस हालत के पीछे का कारण था बायपोलर डिसऑर्डर, जो कि एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें किसी इंसान को हजारों तरह के अलग अलग थॉट्स आने लगते हैं। सुसाइडल से लेकर अजीब अजीब तरीके के थॉट्स दिमाग में गूंजने लगते हैं। हालांकि इससे पहले ये ऐसे मेंटल प्रॉब्लम्स पर बिलीव नहीं करते थे। उन्हें लगता था कि सिर्फ फिजिकल प्रॉब्लम ही होती है और बस यही प्रॉब्लम है, यानी कि बॉडी में जो प्रॉब्लम्स होती हैं, बस यही रियल प्रॉब्लम्स है और मेंटल हेल्थ जैसा कुछ नहीं होता। लेकिन जब अचानक से उन्हें ये मेंटल इश्यूज हुए, तब धीरे धीरे उनकी कंडीशन बहुत बिगड़ने लगी। शुरुआत में तो उन्हें ये भी नहीं पता था कि उन्हें ऐसा कुछ डिसऑर्डर हुआ भी है, लेकिन समय के साथ उनकी हालत इतनी बिगड़ गई कि वो अपने फैमिली मेंबर्स पर भी शक करने लगे कि ये मेरे असली फैमिली मेंबर्स है भी या नहीं। और यही बायपोलर डिसऑर्डर का सबसे खतरनाक फेज होता है। आप कितने भी मेंटली स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, लेकिन आपके दिमाग में एक ही वक्त पर इतने अजीब और अलग अलग थॉट्स आने लगेंगे कि आप उन्हीं में कंफ्यूज होकर अपनी मेंटल स्टेबिलिटी खोने लगोगे। हालांकि जो एक चीज काफी कम लोगों को पता है कि इसने अपने इस डिसऑर्डर का सबसे बड़ा कारण खुद का ईगो बताया। दोस्तों, आई होप आप लोग अब तक समझ चुके होंगे कि मैं किस शख्स की बात कर रहा हूँ। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हनी सिंह की। बियर बाइसेप्स के रिसेंट पॉडकास्ट में हनी सिंह ने बताया था कि 2012 से लेकर 14 के बीच में उन्होंने सिर्फ सक्सेस देखी। उससे पहले वो भगवान पर विश्वास करते थे और जो भी उन्होंने तब भगवान से मांगा था वो सब उन्हें मिला। इसी के चलते उन्हें 2014 में ऐसा लगने लगा अब ऐसा कोई सक्सेस का माइलस्टोन नहीं है जो वो छू नहीं सकते, और इसी ईगो के सजा के तौर पर उन्हें ये बायपोलर डिसऑर्डर हुआ। हनी सिंह कहते हैं कि मेरे खोखले घमंड को तोड़ने के लिए ही भगवान ने मुझे ये सजा दी और बस उन्हीं की वजह से आज मैं मौत को इतने करीब से देखकर भी वापस लौट पाया हूँ। इसी के बाद किसी तरह आगे के 3 साल खुद को संभालते हुए उन्होंने वापस इंडस्ट्री में एंट्री ली, लेकिन तब तक इंडस्ट्री काफी ज्यादा बदल गई थी। नए सिंगर्स ने इंडस्ट्री में अपने पैर जमा लिए थे और यहाँ तक कि हनी सिंह का करियर पूरी तरह से खत्म हो चुका है, ऐसी बातें भी गूंजने लगी थी। लेकिन सभी हेटर्स को शांत करते हुए हनी सिंह ने धीरे ही सही लेकिन वापस कुछ हिट सॉन्ग्स के साथ अपना कमबैक किया और कलास्तर सॉन्ग को हिट करवाते हुए सभी को बता दिया कि ये अब भी वही हनी सिंह है जिसने एक वक्त पर म्यूजिक इंडस्ट्री में आग लगा दी थी। जिसके साथ 2024 में हनी सिंह ने 3.0 एल्बम लाकर सबको बता दिया कि अब भी वो वैसे ही हिट सॉन्ग्स बना सकते हैं जैसे कि वो बनाया करते थे। हाँ, इस बात को मानना पड़ेगा कि जो क्रेज हनी पाजी का उस समय था वैसा वापस आना बहुत मुश्किल है। लेकिन जिस बीमारी से लड़कर उन्होंने अपना ये एपिक कमबैक किया है वो कोई चमत्कार से कम नहीं है। और जो उनके रियल फैंस हैं वो उनके इस स्ट्रगल को अच्छे से समझ पाएंगे कि इतने सक्सेसफुल करियर के बाद जो झटका उन्होंने झेला है उससे उबर पाना ही बहुत बड़ी बात है। लेकिन उससे वापस लौटकर लोगों को हनी सिंह का दूसरा रूप दिखाना खुद में किसी सक्सेस से कम नहीं है। अब पता है मैंने इस कमबैक को सबसे अलग क्यों कहा था, क्योंकि जो हनी सिंह 10 साल पहले अपने गानों से यूथ को इंस्पायर कर रहे थे नशा करने के लिए, आज वो ही हनी सिंह लोगों को नशा करने के लिए मना कर रहे हैं। गाना गुना मत फूका करो भाई। अगर आप इसका पूरा इंटरव्यू देखोगे ना तो आपको समझ आएगा कि ये वाला हनी सिंह थोड़ा अलग है। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री कृष्ण।